हे गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्नो प्रोग्रामिंग चैनल। इस आज की वीडियो में जो हम फीचर्स ऑफ जावा कवर करेंगे। तो जावा के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फीचर जो है जावा का, ठीक है, जो सबसे पहला फीचर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसमें बिना बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे या फिर बिना क्लास के आप क्या इसमें प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, एरर दे देगा भाई, बोलेगा मेन क्लास कहाँ है, उसके अंदर का मेन फंक्शन किधर है। तो मेन फंक्शन के लिए भी एक मेन क्लास होनी जरूरी है। और जो भी कुछ कॉल होता है इस जावा प्रोग्राम के अंदर, कोई फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट्स के मतलब ऑब्जेक्ट्स के बिना तो ये कॉल ही नहीं होता। ठीक है, अगर आप किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट सॉरी फंक्शंस को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स और क्लास क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी सर फिलहाल इतना समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट नाम की भी चीज होती है जावा के अंदर। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे क्लासेस के फंक्शंस को कॉल कराने में हेल्प करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट जावा प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन कॉल हम नहीं करवा सकते, सबसे पहली चीज। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है, जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। Unlike many other programming languages like C and C++, when the Java is compiled, it is not compiled into the platform specific machine. तो इसका मतलब क्या है कि आप जैसे सी और सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप में से किसी ने सी और सी प्लस प्लस पढ़ी है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब प्रोग्राम कंपाइल हो के ऑब्जेक्ट फाइल असेंबली कोड के बाद जब ऑब्जेक्ट फाइल बन के ईएक्सी फाइल तैयार होती है, जो मेन एप्लीकेशन फाइल होती है, तो वो एप्लीकेशन फाइल क्या होती है, वो असल में उसमें क्या लिखा जाता है, उसके अंदर मशीन कोड लिखे जाते हैं। और मशीन कोड कैसे लिखे जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट फाइल जब लिंक करता है प्रोग्राम के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिंकर से लिंक करता है, तब क्या होता है कि जो हमारी बायोस के साथ जो हमारे हार्डवेयर की फाइल होती है ना, उसके अंदर सर्टेन मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो उसको क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ चलती है, खाली स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के ऊपर चलती है, किसी स्पेसिफिक लैपटॉप के ऊपर चलती है। ठीक है, मान लो मेरा मेरा लैपटॉप होराइजन 14 एडिशन है, ठीक है, और किसी का है डेल। तो अगर मैंने यहाँ पे जो अगर मैंने मशीन इंस्ट्रक्शन जो मैंने एम आई के लिए लिखी है, ठीक है, एम आई होराइजन 14 के लिए लिखी है, तो वो जरूरी नहीं है वो डेल के ऊपर चले, क्यों, हार्डवेयर जो होता है वो डिफरेंट रहता है हर सिस्टम की। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उनका जो है मशीन कोड चलना लगभग मुश्किल ही होता है। ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्चर अलग हो गया। ठीक है, तो मशीन कोड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन जावा में क्या है, जावा में ये दिक्कत नहीं है। जावा जब हम कंपाइल करते हैं तो एक बाइट कोड मिलता है। अब आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन में कहीं भी चला सकते हो, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर। तो ये सबसे खास फीचर है जो जावा हमें प्रोवाइड करता है और किसी लैंग्वेजेस के अलावा। ठीक है, और ये क्या है, सबसे सिंपल है। ठीक है, सिंपल कैसे है, जिसके सिंटेक्स है, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो आपको इसके सिंटेक्स सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सी और सी प्लस प्लस के सिंटेक्स पता है। तो आपको आपको ये भी पता होगा कि फिर आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि इसके जो सिंटेक्स है वो कैसे हैं। आप और आसानी से इसे क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सी या सी प्लस प्लस ही सिखाते हैं लोगों को, क्योंकि उसके जो सिंटेक्स है बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसके जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सिमिलर है किससे, सी और सी प्लस प्लस के, जो बहुत ही आसान है। अब क्या है, सिक्योर
अब जहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात आती है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है, वहाँ जो एप्लीकेशंस बनती हैं वो बिल्कुल क्या होती है, सिक्योर होती है। तो जावा भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन वगैरह या जो भी प्रोग्राम आप बनाओगे, ठीक है, वो क्या होंगी, बिल्कुल सेफ होंगी, सिक्योर होंगी। लेकिन जो सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था, हम पॉइंटर्स का यूज करते थे, ठीक है, जावा में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या करते थे, डायरेक्ट मेमोरी को क्या करते हैं, एक्सेस करते थे। तो इस वजह से क्या होता था, एप्लीकेशन क्या होती है, सिक्योर नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा फायदा है जावा का। जावा में क्या है, अब पॉइंटर्स का यूज नहीं होता है। तो अगली बार क्या अगला फीचर जो है हमारा, वो है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ये इसी के जैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैंने इसमें आपको बताया था कि जो प्लेट अगर आपको मतलब क्या है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाता है क्या, कैसे, मतलब जो जावा प्रोग्राम है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाता है। वो किसकी मदद से चलता है, जेवीएम की मदद से, राइट। तो अब आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का भी मतलब वही है कि मतलब ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है पर सिमिलर है उससे, ठीक है। कैसे, ये बताता है कि इसमें आर्किटेक्चर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर जहाँ जेवीएम की प्रेजेंस होगी, यानी जिस सिस्टम के अंदर आपका जावा रन टाइम सिस्टम होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा। तो यही बताना चाह रहा है, ठीक है। तो रोबस्ट क्या है, रोबस्ट का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जब जब हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट की दिक्कत है। लेकिन जो सी और सी प्लस प्लस है, हमें उसमें मेमोरी मैनेज हमें अपने आप से करनी होती थी, ठीक है। तो अगर हम उसमें मेमोरी मैनेज नहीं करते हैं तो क्या होता था कि रैम पूरी भर जाती थी, ठीक है। तो और जो पीसी हमारा वो लैग मारने लग जाता था। लेकिन इसमें इसमें हमें मेमोरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्टर नाम की चीज है। अब ये क्या करता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करता है। जहाँ पे इसे ये लगता है कि यहाँ पे मेमोरी जो है जाया जा रही है, और वहाँ पे जो डेटा ने जो स्पेस घेर रखी है, ठीक है, वहाँ अब वो कोई किसी काम का नहीं, तो क्या करता है गार्बेज कलेक्टर, उसे मेमोरी को फ्री कर देता है वहां से, मतलब उस मेमोरी को वहां पे से क्या कर देता है, खाली कर देता है रैम में, ठीक है। रैम के अंदर होता है सारा काम, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया फीचर जो है ये इसका है। अब मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है, मल्टी थ्रेड का पहले मतलब समझो। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा जो विंडोज है, उसमें हम डिफरेंट टास्क खोल सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड पैड चला रखा है, मैंने यहाँ साथ ही साथ क्या चला रखा है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। तो ये किसका, ये इसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन जब हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यही है कि आप डिफरेंट फंक्शंस जो है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखे हैं, आप उन सबको एक बारी में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एम एस वर्ड। अब एम एस वर्ड में आप क्या करते हैं, आप जब आप टाइप करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो उसमें दो चीजें आपको साथ चलती चलती तो आपको दिखती हैं, कि जैसे आपने कोई वर्ड टाइप किया तो वहां पे उस सट से स्पेलिंग भी चेक करता है उसी टाइम, और सेम टाइम पे क्या करता है वो भी चेक करता है क्या, आपकी ग्रामर भी चेक करता है, ठीक है, राइट। और ऊपर से अगर आप अलग पॉइंट लगा रहे हैं तो वो भी अप्लाई करता है उसके ऊपर। तो डिफरेंट टास्क जो है वो एक साथ हो रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इसी फीचर को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। सो चौथा पॉइंट जो है हमारा, वो है इंटरप्रेटेड। अब इंटरप्रेट का मतलब समझ लो सबसे पहले। सो इंटरप्रेट क्या होता है, इंटरप्रेट होता है लाइन बाय लाइन को रीड करना, ठीक है। मान लो आपकी आपने आपके इस कॉपी के अंदर 10 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप कोई आपको बोलेगा पढ़ के सुनाओ, तो सबसे पहले एक लाइन पढ़ोगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ोगे, फिर तीसरी लाइन पढ़ोगे,
ठीक है, अब बोलोगे भी साथ में, ठीक है। तो क्या होता है इंटरप्रेटर में, क्या होता है आप एक लाइन पढ़ते हो, मतलब जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है, हमारा जो पूरा प्रोग्राम, मान लो आपने 10 लाइन लिखी है प्रोग्राम की, ठीक है। तो उसमें से पहले सबसे पहली लाइन रीड करेगा, उसके बाद क्या करता है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट लाइन पे आता है, फिर उससे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फिर तीसरी लाइन पे आता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये फीचर है जावा का इंटरप्रेटेड। जावा जो है वो दो चीजें यूज करता है, एक तो कंपाइलर यूज करता है और एक इंटरप्रेटर यूज करता है, दोनों चीज यूज करता है। लेकिन जो सी और सी प्लस प्लस अगर आप देखोगे तो उसमें ना खाली क्या यूज होता है, कंपाइलर यूज होता है, इंटरप्रेटर नहीं यूज होता। इंटरप्रेट जावा की इकलौती ऐसी लैंग्वेज है, अभी तो पता नहीं और अगर कोई निकल गई हो, शायद पाइथन वगैरह में भी हो सकता है कि इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो। पर लेकिन जावा, जो अभी तक मैं जानता हूँ, जावा जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज करता है। और अब क्या है, जावा जो है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो जो कंपाइलर का यूज करता है उसे जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं, JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके। सो आप जस्ट इन टाइम कंपाइलर के जस्ट इन टाइम कंपाइलर आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, तब आप समझ जाओगे कि ये हाई परफॉर्मेंस कैसे प्रोवाइड करता है JIT, राइट। उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, मैं यहाँ पे इसमें पूरा कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आती है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जावा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की तरह काम कर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। कैसे, जिसमें एप्लीकेशन बनाई जाती है या फिर जो भी बाइट कोड निकल के आता है, आप उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने एक बार उसको डिप्लॉय कर दिया, मतलब आपने उसको क्रिएट कर दिया, ठीक है, प्रो एप्लीकेशन को आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसे किसी को भी दे सकते हो और उसके सिस्टम में क्या होगी, रन होगी, ठीक है। तो ये तो कुछ खास फीचर थे जावा के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जावा कैसे कंपाइल करता है प्रोग्राम को, कैसे रन होता है। ओके, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।